हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो होने वाला है ऑन द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू टेक। इससे भी 3 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। दिस इज प्रिटी मच एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। और तो शुरू करें। So name of the chapter, cell cycle and cell division. Now students, you all have seen large animals like a blue whale, an elephant, giraffe, yeah, a large plant like a ficus, banyan. Take a moment and just imagine they all originated from a cell which is even tinier than the dot that you can see on your screen. वो इससे भी छोटा था. At the zygotic stage, we could not even see it with our eyes. So from this tiny stage till to the giant forms that they have, what resulted in this transformation? कभी सोचा है? See, there are many things involved, but the primary and the main thing is cell division, right? In addition, there is differentiation, growth and other things, but cell अगर divide ना हो तो from uni to this multicellular giant वो form नहीं हो सकता. Clear? अब एक cell which is going to undergo division, let's say वो parent cell है. क्या होता है? It first grows in size, it synthesizes its DNA, इसके ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं. इट अंडरगोज डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, राइट? ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल. अगेन दिस विल ग्रो इन साइज, रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगे इन दोनों के, राइट? और फिर ये आगे चल के दो दो डॉटर सेल्स को बनाएंगे. And the same thing will continue for these daughter cells. तो अगर हम इस सेल की जर्नी को देखें, what do we have? We have an alternate phase of growth and division. Again a growth, again a division. So we see a cyclical chain of events. So this brings us to the definition of what is a cell cycle. आ रहा है समझ में? So what is a cell cycle? A series of coordinated events under genetic control, right? That results in growth, replication of DNA, increase in cytoplasmic volume. Cytoplasmic volume itself means growth, right? Organelles and ultimately the division. Clear? तो ये हो गया सेल साइकिल. Cell cycle में very important thing for you to remember is these all events are coordinated and
they all are under genetic control. Clear? बच्चों, क्या आपको दिख रहा है ये डायग्राम आपके स्क्रीन पे? दिस इज द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द सेल साइकिल, और ये आपके सिलेबस में है, सिलेबस के बुक का ही है। एंड मोर ओवर दिस इज द डायग्राम दैट यू विल सी इन ऑल द बुक्स। तो सेल साइकिल को हम इस डायग्राम से समझते हैं। साउंड्स गुड? नाउ डू यू सी फ्रॉम हियर टू हियर, ये एक फेज है, फिर एक एम फेज है, यानी सेल साइकिल हैज phases. And the transition from one phase to another phase is controlled by proteins, which are called cyclins and cyclin dependent kinases. ये enzyme है, the second one. Okay. Now होता क्या है, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए देयर आर चेक पॉइंट्स। लिटरली जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में जैसे चेक पॉइंट्स या टोल नाका, चेक नाका होता है, वैसे ही अनलेस अ फेज इज कंप्लीट द सेल कैनॉट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज। क्लियर? अब आते हैं सेल साइकिल के फेजेस क्या क्या है। नाउ द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल आर primarily two. First is interphase. Second is the M phase. Now if you see the diagram, यहां से लेके यहां तक, यानी this entire thing, यानी this entire thing that is the interphase, और ये जो छोटा सा फेज है दैट इज द एम फेज। तो विजुअली ही हमें पता चल जा रहा है कि इंटरफेज और एम फेज के टाइम पीरियड या ड्यूरेशन में काफी फर्क है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। दूसरा ये है कि इंटरफेज एंड एम फेज दे फर्दर हैव सब फेजेस, राइट? एंड दीज फेजेस vary from cell to cell, yeah, you can say organism to organism to be more precise, and so does the cell cycle. समझ में आ रहा है? यानी सेल साइकिल अगर हम ह्यूमंस का ले तो उसका कुछ टाइम पीरियड, तो उसका ड्यूरेशन कुछ होगा, एक बैक्टीरिया का ले तो उसका कुछ और होगा। तो लेट अस लुक एट दोस एग्जांपल्स। अब अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, इन कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दे डिवाइड इन 24 आवर्स, यानी 24 आवर उनका सेल साइकिल है। इफ वी टॉक ऑफ यीस्ट, इट टेक्स 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का सेल साइकिल है। सो दीज आर द two examples of eukaryotic cell. अब आते हैं E. coli पे। E. coli is what? A bacteria, and it completes its life cycle in 20 minutes. अब coming back to human cell, 24 hours में 23 hours goes in the interphase, okay, and only 1 hour is dedicated to M phase. वहीं पे this is a prokaryote. Clear? If we see E. coli, 18 minutes उसका इंटरफेज होता है, 2 minutes में वो एक्चुअल डिवीजन करता है। तो इन दोनों डेटा से हमें क्या पता चलता है कि 95% ऑफ द सेल साइकिल goes into interphase. M phase जो होता है that only takes 5% of the cycle. Clear?
Now let us begin our study of different phases. Now ये interphase जो है it is further subdivided into three phases. G1, S and G2. Clear? During all three phases, overview अगर हम ले ऊपर ही ऊपर अगर देखें, what does the cell do? The cell grows and prepares for cell division. Clear? This phase is followed by M phase, which only takes 5% of the cell cycle time, and then it undergoes actual division. Clear? So let us start with the G1 phase. G1 phase पे क्या क्या होता है? This is the first phase of the cycle. The cell is metabolically active. The cell grows, yeah, you can say the cytoplasm volume increases. Clear? RNA, proteins, amino acids. अमाइनो एसिड का मतलब ही है प्रोटीन का सिंथेसिस होना. न्यूक्लियोटाइड्स are synthesized. Clear? So this is the first point, second point, third point. Fourth point is cell organelles begin to increase in number. Clear? Now students, यहाँ पे जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड की बात हो रही है, all types of protein and amino acids are synthesized, but please write it down specifically the proteins and the amino acids that are required for the DNA replication. उनका सिंथेसिस G1 फेज में पहले ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला फेज जो होता है दैट इज द सिंथेटिक फेज, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो इफ यू थिंक लॉजिकली ऑल्सो, डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन काम में आने वाला है उसको एस फेज के बाद सिंथेसाइज करने का कोई फायदा नहीं, राइट? सो प्लीज राइट इट हियर कि स्पेशली द अमाइनो एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड or the proteins that are required for DNA replication, they are synthesized in G1 phase. In addition, nucleotides को don't forget to mention, because इसके बाद वाले फेज में ही DNA replication होगा, और DNA replication के लिए nucleotides are going to be the raw material. Clear? So these are the events that occur in G1 phase. अब जैसे G1 फेज कंप्लीट हो जाता है, देयर इज अ चेक पॉइंट. ओके, इन दिस चेक पॉइंट देयर आर थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन कि इट एंटर्स द एस फेज, यानी वो सेल साइकिल जैसे जा रहा है वैसा कंटिन्यू हो. दूसरा है कि इट एग्जिट्स द सेल साइकिल and enters a phase called G0 या quiescent, चुपचाप वाला फेज. या इसको बहुत जगह रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है. क्लियर? एंड द थर्ड ऑप्शन इज टू कंटिन्यू इन G1 phase for some time. Clear? And then decide कि वो S phase पे continue करेगा या वो exit ले लेगा और G0 पे चला जाएगा. Clear?
ये थर्ड वाला स्टेप जो है इट इज नॉट मेंशन्ड डायरेक्टली इन योर बुक, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस कि हर सेल साइकिल का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो नॉट नेसेसरी कि हर सेल साइकिल थोड़े से ग्रोथ और सिंथेसिस के बाद इमीडिएटली ही डिवीजन की ओर जाए। इट मे स्टे अरेस्टेड इन दैट स्टेज फॉर सम टाइम। शायद उसको न्यूट्रिशन की कमी है या कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस है फॉर विच इट डज नॉट वांट टू मूव अहेड or exit the cycle at that very time. Clear? Now, moving forward, हम अभी exit वाला first step जो होता है which is the next phase of the cell cycle उसको देखेंगे। ये second point को हम बाद में देखेंगे। Clear? So after G1 we have the S phase. S phase means what? The synthetic phase. तो एस फेज में होता क्या है? लेट्स राइट इनसाइड न्यूक्लियस एंड लेट्स राइट इन साइटोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? In the cytoplasm, centrosome duplicates. Now, please remember, centrosome is an organelle that is found only in animal cells. Plant cells पे ये नहीं पाया जाता, so you will not find this step in plant cells. Okay? हर बात जो है बुक पे लिखी नहीं होती, बट देयर आर मेनी थिंग्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जॉइन द डॉट्स एंड डिसिफर एंड ड्रॉ द कंक्लूजन। सो ये मैं पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा समझा दे रही हूँ। ओके, नाउ लेट अस कम टू डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए छुपा हुआ होता है। रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट? Making copy of itself. So the DNA duplicates. We can say DNA duplicates. This means what? The quantity of DNA duplicates, but not the number. How so? पहले मैं numbers बोल दूं। जैसे if we say कि the quantity of a DNA in a diploid cell is twice C या 2C, it duplicates and becomes 4C. Clear? और इसी 2C क्वांटिटी में let's assume कि there are 6 chromosomes. तो 6 chromosomes ही रह जाते हैं। 6 chromosomes, 12 chromosomes नहीं होते। Sounds interesting? How? Let's see. Now what happens is ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स है। क्लियर? सो लेट्स अज्यूम कि इन तीनों का टोटल क्वांटिटी इज 2C। क्वांटिटी की बात हो रही है। नाउ दे रेप्लिकेट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्रोमोसोम तो 3 ही है। व्हाट हैपेंस इज दैट यहां पे भी 3 था, यहां पे भी 3 है। डिफरेंस कहां पे है? हियर वी हैव 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमैटिन मैं बोलूंगी बिकॉज ये अभी तक कंडेंस हुआ नहीं है। यहां पे इट इज 1 क्रोमोसोम with 2 chromatins, या जब कंडेंस हो जाएंगे यू कैन कॉल इट क्रोमैटिड। ओके,
तो होता ये है कि ये एक डीएनए है, इट मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, बट ये कॉपी अलग अलग नहीं हो जाते। ये जो डीएनए है अपना कॉपी बनाने के बाद भी इसको, नए वाले कॉपी को इससे जोड़े रखता है। एज अ रिजल्ट इसकी गिनती सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के हिसाब से होता है, एंड दैट इज व्हाई वी से वन क्रोमोसोम टू क्रोमैटिड्स। दस ट्वाइस सी से 4C क्वांटिटी हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ गया बट नंबर्स अलग नहीं हुए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप रोटी बना रहे हैं, यू आर मेकिंग ब्रेड, तो यू हैव टेकन दिस मच ऑफ आटा एंड यू मेक 4 balls आउट ऑफ देम, तो रोटी आपकी 3 यही साइज की होगी। नाउ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आटा, तो इतने से आपने इतना आटा ले लिया, फिर भी आप 4 के बदले में 8 बॉल्स नहीं कर रहे हैं, आप बॉल का साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्लियर? द सेम थिंग अकर्स हियर, does quantity increase but not the number। ये पॉइंट जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू एंड आई होप आपको समझ में आया। क्लियर? सो एस फेज इज बेसिकली द सिंथेटिक फेज, और इसमें सारा का सारा सिंथेसिस का ही काम हो रहा है। क्लियर? अब एस फेज के बाद भी चेक पॉइंट है यहाँ पे, there is a checkpoint, it checks for 2 things कि रेप्लिकेशन बराबर हुआ कि नहीं। अगर रेप्लिकेशन हुआ है कोई डैमेज तो नहीं हुआ, एंड जितना ग्रोथ होना है वो ग्रोथ हुआ कि नहीं। क्लियर? अगर ये चेक पॉइंट पार कर गया, इट एंटर्स द नेक्स्ट फेज, या यू कैन से द लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज विच इज द G2 फेज। क्लियर? Now what happens in G2 phase? The cell continues to grow, RNA and protein synthesis keeps on occurring. So what is the difference in the protein synthesis that is occurring now and G1 phase? अब के जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं ये स्पेसिफिकली वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं जो सेल डिवीजन यानी एम फेज में काम आने वाला है। एंड वन सच एग्जाम्पल इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन ट्यूबुलिन, जो स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल फिलामेंट्स बनाने के काम आता है। क्लियर? एंड देन सेल ऑर्गेनेल्स, दे continue to increase their number। These 3 things keep occurring in G2 phase। So G1 और G2 phase में organelles increase हो रहे होते हैं, it begins here and continues here। Synthesis of protein आरएनए भी दोनों फेज में कंटिन्यू होता है। न्यूक्लियोटाइड्स खाली इस फेज में सिंथेसाइज होता है क्योंकि इसके बाद एस फेज आ जाता है। क्लियर? प्लीज थिंक लॉजिकल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन योर माइंड। एस फेज में खाली एक ही ऑर्गेनेली ऐसा है जो डुप्लीकेट होता है, एंड दैट इज द सेंट्रोजोम। क्लियर? सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर आई होप आप सबको याद है, अभी अभी हमने सेल ऑर्गेनेली वाला स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था। दिस इज द सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम के जगह अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स आर सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, 9 filament, and they are at right angle to each other। Now students always remember, आपके बुक में हो या बहुत जगह बुक में कभी कभी लिखा हुआ होता है कि सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, कभी कभी लिखा हुआ होता है कि सेंट्रोजोम डुप्लीकेट्स। Actual, in reality, it is the centrosome duplicates। ओके, ये पूरा का पूरा सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करता है, इसके 2 ऑर्गेनेल कॉपीज बन जाते हैं, और जब 2 कॉपीज बनेंगे तो सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करेंगे। क्लियर? प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन्स।
Okay. Now think of centrosome as the office or centriole as the actual clerk who's doing the job. ठीक है, अब ऑफिस का दूसरा ब्रांच खुलेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी तो क्लर्क को होना है, यानी सेंट्रियोल एज वेल एज द सेंट्रोजोम दे बोथ डुप्लीकेट, बट हम सेंट्रोजोम को ही लिखेंगे. क्लियर? सो ऑल क्लियर अबाउट G1s एंड G2 फेज. नाउ इन तीनों फेज में द सेल इज metabolically active and it continues its biosynthetic activities. Okay. अब एम फेज में जाने से पहले लेट अस सी ये सेकंड स्टेप या सेकंड ऑप्शन क्या होता है G1 से. Now if you see here, ये G1 फेज है, यहां से कुछ सेल्स एग्जिट ले लेते हैं, यू कैन से कि वो संन्यास ले लेते हैं, वो कहते हैं अब हमें आगे नहीं पढ़ना, एंड दे एंटर अ क्वाइट फेज एंड दैट फेज इज कॉल्ड G0 फेज. G0 फेज में होता क्या है? द सेल रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म कम नहीं होता. नाउ सी, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? लाइफ एक्टिविटीज उसमें चलना. नाउ लाइफ एक्टिविटी डज नॉट ऑलवेज मीन ओनली बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज. रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ये सारा का सारा तो मेटाबॉलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो ये G1 से जब G0 स्टेज पे चला जाता है, द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट डज नॉट डिवाइड. यही है इसकी खासियत. तो इट इज मोर और लेस लाइक रिजर्व सेल्स. जैसे रिजर्व प्लेयर्स होता है ना, जब जरूरत हो तब वो आके खेलते हैं. द सेम थिंग हैपेंस हियर. तो G0 में भी दो ऑप्शंस हो सकते हैं. एक तो है कि द सेल डज नॉट डिवाइड अनलेस रिक्वायर्ड. कभी कभी अगर जरूरत पड़े फॉर डैमेज रिपेयर कुछ भी, तब आके ये वापस सेल साइकिल में एंटर करेंगे और डिवाइड करेंगे. क्लियर? या तो फिर क्या होता है, सेल्स बिकम वेरी हाईली डिफरेंशिएटेड and never divide. Examples: nerve cells and cardiac cells. क्लियर है? यानी हमारे हार्ट के सेल्स एंड नर्व के सेल्स एक बार जब हो गया, आफ्टर वी आर बॉर्न, दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड दे नेवर डिवाइड आफ्टर दैट. क्लियर है? So they are the cells that you can say in G0 phase. खाली डिवाइड नहीं करते बट मेटाबॉलिकली एक्टिव तो बिल्कुल रहते हैं, राइट? अगर वो ही एक्टिव नहीं रहते तो फिर ना तो मैं ये क्लास ले पाती, ना आप सुन पाते, ना कुछ हो पाता. So clear about the interphase, the three phases of interphase and the exit of from interphase. अब हम आगे चल के M phase को देखेंगे, the actual division phase of the cell cycle. Now यहाँ जब actual division phase of the cell cycle की बात हो रही है, we are primarily talking of mitosis. Now M phase या mitosis, उसके भी सब स्टेजेस हैं. So M phase, इसके भी दो phases हैं. The first phase occurs in the nucleus and that is called karyokinesis. यानी first the nucleus divides. Karyokinesis, that is called karyokinesis. This is followed by division of the cytoplasm and that is called cytokinesis. Clear? Now M phase पे होता क्या है, mitotic division पे होता क्या है, the number of chromosome
parent cell or daughter cell, may they stay equal? यानी if we say for example इसके chromosomes 6 नंबर है, इस पे भी 6 होते हैं, इस पे भी 6 होते हैं. Clear? And that is the reason why mitosis is also called an equational division. यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल बराबर डिवाइड होता है. Okay? Now, karyokinesis. This has further 4 stages. What are the 4 stages? P-MAT. M-A-T. P is for prophase. M is for metaphase. A is for anaphase. And T is for telophase. Clear? तो स्टूडेंट्स, आई होप अब तक हम जो पढ़े हैं आप सबको समझ में आया. अगर आया हो तो प्लीज गिव द वीडियो अ लाइक एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, विच बोर्ड आर यू स्टडिंग इन. आप 2027 के एस्पिरेंट है, 2028 के एस्पिरेंट है, या आप ड्रॉप ईयर है? प्लीज लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब आगे बढ़ने से पहले let us see at 2 very basic questions from अब तक हमने जो पढ़ा है. Okay? So this is the first question. In S phase of cell cycle, your options are amount of DNA remains the same in each cell, chromosome number is increased, amount of DNA is reduced to half in each cell, amount of DNA doubles in each cell. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये साल 2016 CBSE का क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. Some cell in adult animal do not divide. They exit G1 phase and enter an inactive stage called G2 phase, G0 phase, S phase या M phase. And the correct answer is G0 phase. तो ये बहुत ही 2 बेसिक क्वेश्चंस थे. Let us now move ahead and study the M phase या the actual division phase of a cell cycle. Clear? तो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं हम different stages of mitosis through this diagram. और ये डायग्राम आपके बुक का ही है. Now one thing, आपके बुक में भी लिखा हुआ है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस? P-MAT. नाउ होता ये है कि द सेल साइकिल डिवीजन जो होता है, इट इज अ वेरी ट्रांजिशनल थिंग. एक स्टेज से दूसरे स्टेज के फ्लो में कोई बहुत स्ट्रिक्ट डिफाइंड लाइंस नेचुरली नहीं होता. वी हैव क्रिएटेड द लाइंस फॉर आवर कन्वीनियंस टू स्टडी. यहां पे एक फेज से दूसरे फेज का फ्लो काफी फ्लूइड होता है. समझ में आया? यानी ऐसा नहीं होता कि जैसे आर्मी स्टाइल में कमांड किया आपने, प्रोफेज, ठकाठक ठकाठक उसने काम किया, डन, स्टैंड स्टिल, मेटाफेज, बिगिन, वैसा नहीं होता. ओके, एक स्टेज से दूसरे स्टेज का ट्रांजिशन इज वेरी फ्लूइड. तो लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद दिस डायग्राम. फर्स्ट फेज क्या है? प्रोफेज. तो हमारे पास ये एक सेल है और इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 2 3 4. सो वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी विथ अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स. क्लियर? नाउ प्रोफेज को भी हमने यहाँ 2 स्टेजेस पे डिवाइड कर लिया है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. नाउ this is for the students, especially those who are referring to the NCERT book. वहां पे in the description उन्होंने early prophase, transient metaphase, फिर metaphase ऐसा नहीं लिखा है. उन्होंने वहां सीधा prophase, metaphase, anaphase, telophase को describe किया है. Clear? But when you look at the diagram that is given there in the book, diagram actually breaks it up into early prophase, late prophase,
ट्रांजिएंट मेटाफेज एंड सो ऑन। तो हम डायग्राम को ही अच्छे से एक्सप्लेन और समझेंगे बिकॉज द फाइनर डिटेल्स लाई हियर। ओके, तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट फेज विच इज अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में इनसाइड द न्यूक्लियस होता क्या है? फर्स्ट थिंग दैट वी सी, chromosomes compaction begin. पूरा पूरी compact हुआ नहीं है, they have begun. Nuclear envelope begins to disintegrate. Clear? ये दोनों जो है, this is occurring inside the nucleus. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? अगेन डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, बट वो जो सेंट्रोसोम्स जो डुप्लीकेट कर गए थे इन एस फेज, मूव टू ऑपोजिट पोल्स। क्लियर? And they begin formation of spindle fiber. Clear? Now let us look what happens late in the later prophase. Chromosomes become further compacted. हमें कैसे पता चलता है? Now we can see the end of the 4 chromosomes. Clear? यहां पे इसका एंड दिख नहीं रहा था. न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट्स. क्लियर? Cell organelles like Golgi complex, endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleolus disappear. Yeah, you can say disintegrate. Disintegrate. Now disintegrate कर जाते हैं तभी तो disappear होते हैं, right? And the spindle fiber formation is complete. Spindle fibers formed. Now spindle fibers का यहाँ पे तो diagram दिया हुआ नहीं है. Let me explain to you. Now in one end of the cell we have the centrosome. On other end of the cell we have another centrosome. सबसे पहले होता क्या है, ये सेंट्रियोल्स के पास जो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स होते हैं ना, रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, वहां से कुछ प्रोटीन फाइबर्स निकलते हैं. These are called astral rays. Okay, and this is the centriole. Now इन दोनों को मिला के we have a structure which we called aster. अब same thing occurs here also. यहां पे भी एस्टर हो चुका है. अब सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. These are the spindle fibers. अब यहां भी एस्टर. Now these two esters plus the spindle fiber is called the mitotic apparatus. Please remember. So mitotic apparatus में कितने esters होते हैं? 2 esters plus set of spindle fibers. Clear? Now ये spindle fibers जो form होते हैं, they are convergent at the poles and they are the widest at this point. और जहां पे they are the widest, that part is called equator. To be more specific, spindle equator.
स्पिंडल इक्वेटर आपको मेटाफेज के डिस्क्रिप्शन में क्या हो रहा है, इन योर बुक दिस वर्ड इज मेंशन्ड. That is why it is important that you know the entire structure. Clear? Now, spindle fiber, ester, mitotic apparatus सब समझ में आ गया. Now let us move on to the next phase. Next phase यहाँ पे दिया हुआ है transition to metaphase. In many books, it is also referred to as early metaphase. ये अर्ली मेटाफेज एक बहुत ही ट्रांजिशन वाला पीरियड है. व्हाट हैपेंस इज, यू जस्ट इमेजिन कि आपकी मुट्ठी में कुछ है, आप अचानक से मुट्ठी खोलते हैं. सो व्हाट विल हैपन, मुट्ठी के अंदर जो भी है दे विल चारों तरफ फैल जाएंगे. वही बात यहां पे होता है. बिकॉज द न्यूक्लियर एनवेलप हैज डिसइंटीग्रेटेड and disintegration of nuclear membrane marks the beginning of metaphase. ये अंदर जो 4 क्रोमोसोम्स बैठे हुए थे वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं. सो यू कैन सी कि क्रोमोसोम्स लाई randomly in cytoplasm. फिर यू कैन सी कि स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड. नाउ हियर यू पे अटेंशन. ये जो है दिस इज अ क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमेयर है, इस तरफ एक काइनेटोकोर है, इस तरफ एक काइनेटोकोर है. तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम. Clear? Now, metaphase आते आते these chromosomes are maximally compacted. इससे ज्यादा compaction हो नहीं सकता. Now let us come to the next phase which is anaphase. Anaphase में क्या होता है? The first thing that we see is centromere splits या divides. As a result, what? Sister chromatids separate. यानी अब तक we have had 1 chromosome, 2 chromatid. अब हमारे पास जो है we have 1 chromosome, 1 chromatid. Clear? And anaphase is the only phase where you can see chromosomes in this stage. 1 chromosome, 1 chromatid. Clear? Now, they begin their movement towards the opposite poles. And when they, okay, sister chromatids separate, move to opposite poles. And when they move, please pay attention, in case centromeres, they face the opposite poles, the arms face the equator. मैं इस तरफ लिखूं, centromere, मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रही हूं, face, poles, arms, face, equator, spindle equator. Okay? Now, यहीं पे depending on the type of chromosome we can see various shapes. Like if the chromosome is metacentric, it gives a V-like appearance, जो कि यहां हमें देखने को मिल रहा है. If it is submetacentric, it gives the impression of L. If it is acrocentric, it forms a J. And if it is telocentric, it forms an I. Clear? Now, another very interesting observation ये है कि ये anaphase ही एक ऐसा stage है where temporarily, for a very brief period, you can actually see the chromosome number has doubled. See, अब chromatids अलग हो गए हैं,
यहां से सिंगल क्रोमैटिड्स को फिर से क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सिंगल, तो इस तरफ 4 हो गए, इस तरफ 4 हो गए। फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड वी हैव 8 क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द टेलोफेज। टेलोफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स अब गायब हो गए हैं। The individual chromosomes have lose their identity. They are again decondensed. The nuclear envelope reappears. So does the organelles. Clear? सारे के सारे organelles, mitochondria, ER, nucleolus, they all reappear. So here, telophase marks the end of karyokinesis. न्यूक्लियस में जो होना था, जो होने का मतलब क्या, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ द डीएनए कंटेंट, वो हो गया। अब सेल को डिवाइड होना है। सो हाउ डज दैट हैपन? यहां पे साइटोकाइनेसिस occurs differently in animal cell and differently in a plant cell. एनिमल सेल में ये होता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या? इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल, सो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनवर्डली। अब इनवर्ड ग्रोथ को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल। यू कैन ऑल्सो से कि इट स्टार्ट्स ग्रोइंग सेंट्रीपिटली। और जैसे ही ये ग्रो करते करते एक दूसरे से मिट हो जाते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं, एंड वी हैव टू डिफरेंट सेल्स इन द, we have again, it gives rise to two different cells. Plant cell पे ऐसा नहीं होता। Why? Because plant cell has this hard and rigid cell wall, right? तो imagine plant cell, ये cell wall है, यहाँ पे now this cell has divided, दो nucleus इस पे divide हो चुका है। What happens is कि ये spindle equator जो है, वहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स मेनी वेसिकल्स। लाइक अगर हम ये इस दोनों न्यूक्लियस को माने यहाँ, लाइक अगर ये एक प्लांट सेल है, इस तरफ सेल वॉल है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। दीज आर द टू न्यूक्लियई। ये स्पिंडल इक्वेटर है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं यहां, एंड देन द वेसिकल्स फ्यूज, दे फ्यूज टू फॉर्म अ डबल लेयर्ड सेल प्लेट। ये फ्यूज हो गए, ये फ्यूज हो गए, बीच में कुछ मैट्रिक्स होता है। क्लियर? Now they solidify to form a cell plate, और cell plate के बीच में जो मटेरियल होता है, it behaves like middle lamella। और जैसे ये सेल प्लेट फॉर्म हो जाते हैं, यहां से द सेल मेम्ब्रेन, दे गिव राइज टू या दे सिक्रेट सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन टू फॉर्म द प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होने के बाद अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बना देते हैं। तो इस तरफ का सेल वॉल था, इस तरफ का सेल वॉल था, इस तरफ का सेल वॉल था, सेल प्लेट बन गया, सेल प्लेट से मेम्ब्रेन बन गया, एंड दे सिक्रेट द इस तरफ का सेल वॉल, एंड दे फ्यूज विद द लैटरल सेल वॉल एंड गिव राइज टू टू न्यू प्लांट सेल्स। क्लियर अबाउट माइटोटिक डिवीजन? सो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। दीज आर द टू डॉटर सेल्स। नाउ दे हैव अगेन एंटर्ड द इंटरफेज। अगेन G1 S फेज, G2 और फिर से M फेज होगा। तो स्टूडेंट्स बताना माइटोसिस आपको पूरा समझ में आया? ये वीडियो अब तक आपको कैसा लगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Now let us look into the significance of mitosis. Now, usually restricted to diploid cells. Okay, very important. मैं कहना अब कहूंगी।
Usually restricted to diploid cells, a few exceptions in lower plant and social insect where haploid cells also divide by mitosis. Actually, in animal cell, with the exception of social insects like male honeybee, सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस ही होते हैं. क्लियर? माइटोसिस होते हैं इन ऑल द सोमैटिक सेल्स. मियोसिस खाली गैमेट फॉर्मेशन वाले सेल्स में होता है. In some of the lower plants such as algae and bryophyte, वहां पे हैप्लॉइड सेल से गैमेट फॉर्म होता है बाय माइटोसिस. सो दीज आर टू आर द एक्सेप्शंस जहां हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस दिखाते हैं. क्लियर? फिर द नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, and not just genetically ident to the parent, two of the daughter cells are also identical among themselves. Clear? The third significance is drives growth of multicellular organism and restores the nucleocytoplasmic ratio disturbed by cell growth. Now होता क्या है कि ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है. Now ये सेल अगर बड़ा होके, साइटोप्लाज्म बड़ा होके इतना हो गया और न्यूक्लियस वहीं का वहीं रहा, it will become very difficult for the nucleus to carry out all the cellular activity. It's like आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन हो गया है. Now a cell can function properly only when the nucleus to cytoplasm ratio is maintained. To maintain that ratio, अब ये सेल डिवाइड कर लेगा. क्लियर है? Now mitosis is not just responsible for cell division and the growth, it is also responsible for cell repair and replacement. Now in our body कहाँ कहाँ replacement बहुत frequently देखने को मिलता है? In any of the epidermal cell, हमारा skin का epidermis ही ले ले, या gut lining of the mouth, ये भी तो gut का ही part है, blood cells and all. Mitotic division in meristematic tissue, apical as well as lateral cambium sustain lifelong growth in plants. इसीलिए हम प्लांट को जब भी काट देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं, तभी वो रीग्रो कर पाते हैं. क्लियर? So with this students, we are done with everything about mitosis. अब हम आगे चलते हैं और मियोसिस को देखते हैं कि मियोसिस डिवीजन क्या है और कैसा है. ओके? मियोसिस डिवीजन हमेशा डिप्लॉयड सेल पे होता है. यहां पे वन डिवीजन गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉयड cells, या you can say gametes. Diploid cell यानी twice n, haploid यानी 4n n n n. ऐसे ही cells या ऐसे ही gametes form होते हैं. And that is why meiosis is also referred to as reductional division. Now, ये reduction, okay. Now, meiosis is divided into 2 phases. Meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 और meiosis 2 के stages तो वही होते हैं P-MAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by cytokinesis. But meiosis 1 के prophase is very elaborate, long, and it is further divided into 5 substages L, Z, P, D, D. तो ये सीक्वेंस क्या होता है, ये स्टूडेंट्स बहुत बार गलती कर जाते हैं, और इसको याद रखने के लिए मैं कभी एक फनी निमोनिक दे रही हूं, which is learn zoology properly during December. Clear?
नाउ ये रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, तो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर होता है, वो कौन से वाले फेज में होता है? इट अकर्स इन मियोसिस 1. नाउ बिफोर वी dive into understanding what meiosis is, एक बात आप, let's revise the old concepts और एक बार हम पुख्ता हो लेते हैं. Now let us imagine a cell with 6 chromosomes. कितने? 6 chromosomes. ये इसका ट्वाइस एन नंबर है, यानी 6 क्रोमोसोम्स मतलब कितने पेयर्स हुए? 3 पेयर्स. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मैं ना इस सर्कल को हटा दूं, दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू ड्रॉ, और थोड़ा सा साफ भी कर देती हूँ इस जगह को. लेट मी क्लियर इट. सो लेट अस टेक एन ऑर्गेनिज्म या अ सेल विथ 6 क्रोमोसोम. दिस इज द ट्वाइस एन. 6 chromosome means what? 3 pairs. Now, diploid organism. How do we originate? We originate by the fusion of 2 haploid gametes. उससे zygote बनता है. तो zygote में what happens is we 3 pairs, यानी we get 1 chromosome from the father side, 1 from the mother side. तो if we want to number them, chromosome 1 मम्मी का समझ लो, मम्मी की तरफ से, chromosome 1 dash from father side, 2 from mother side, 2 dash from father side, 3 from mother side, 3 dash from father side. हो गए 3 पेयर्स, हो गए 6 क्रोमोसोम्स. नाउ these ये आपस में दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम. ये आपने शायद पहले के क्लासेस, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट फॉर यू सो दैट मियोसिस समझना आपके लिए आसान हो जाए. नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर हम सिर्फ एक क्रोमोसोम को ले, क्रोमोसोम 1, ड्यूरिंग एस फेज ये अपने लिए 2 क्रोमैटिड्स बना लेता है. सिमिलरली क्रोमोसोम 1 डैश ये भी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन अपने लिए 2 क्रोमैटिड्स बना लेता है, राइट? तो ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. ये क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड है. लेकिन वहीं पे ये और ये क्रोमैटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिवाइज हो गया. अब हम मियोसिस के स्ट्रक्चर को या मियोसिस के स्टेजेस को देखते हैं. एंड लेट अस बिगिन विथ मियोसिस 1. मियोसिस 1, प्रोफेज 1. फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज क्या है? लिप्टोटीन. रिमेंबर द सीक्वेंस L Z T D D. लर्न जूलॉजी प्रॉपरली ड्यूरिंग दिसंबर. तो सबसे पहले लिप्टोटीन में होता क्या है? जैसे प्रोफेज के बिगिनिंग, हाउ डज प्रोफेज 1 बिगिन? बाय कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. So let's imagine we have the 3 pairs या we have 6 chromosomes, right? तो ये फर्स्ट मैं अलग अलग इंक से करती हूँ so that it's easy for you to understand. This is the first pair. Let's think chromosome 1 and 1 dash. फिर है chromosome 2 and 2 dash. फिर है chromosome 3 and 3 dash. So liptotin marks the beginning of compaction of chromosomes. अब ये सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. फर्स्ट फेज गॉन. सेकेंड इज व्हाट? जाइगोटीन.
Now in zygote, in these chromosomes they pair up, यानी पेयरिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर। पेयर अप मतलब क्या? ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, राइट? अब पेयरिंग अप मीन्स व्हाट? पास पास आ जाने से तो सब इकट्ठा नहीं रहते हैं, देयर हैज टू बी अ ग्लूइंग स्ट्रक्चर। तो इनके बीच में देयर हैपेंस टू कम अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्लस 2 क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस क्रोमोसोम को साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनैप्सिस। सो साइनैप्सिस बेसिकली मीन्स पेयरिंग अप। अब केवल पास पास आ जाने से दोनों इकट्ठा एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, दे विल कीप ऑन मूविंग एंड फ्लटरिंग। तो टू होल्ड देम इन वन प्लेस, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में वो प्रोटीन आ जाता है विच इज ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर, एंड it gives rise to a complex called synaptonemal complex. अब इस पेयरिंग अप में हमें क्या मिलता है? We have two chromosomes. Two chromosomes means 4 chromatid. तो ऐसे ही साइनैप्स्ड क्रोमोसोम को इसीलिए टेट्राड कहा जाता है if you want to describe it in terms of number of chromatids. और अगर आप इसको जस्ट एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही कहना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल इट बाइवैलेंट। बाइवैलेंट मीन्स व्हाट? 2 chromosomes coming together, and tetrad means 4 chromatids coming together in total. Okay? जब तक ये पेयर अप नहीं हो रहे थे, 1 chromosome 2 chromatid can also be called a dyad या यूनिवैलेंट। माइटोसिस में वी डील विथ क्रोमोसोम्स इन डायड एंड यूनिवैलेंट, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम आके चिपक के पेयरिंग नहीं करता, राइट? तो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, वी एक्चुअली हैव 6 क्रोमोसोम्स बट दे आर पेयरिंग अप नाउ। जैसे ये पेयर अप हो जाते इनके टोटल नंबर अब 3 पे आ गए हैं, बिकॉज अब ये साथ साथ है। So from 6 we have 3 in number. Now the next stage, pachytene. Pachytene में क्या होता है? Now let us talk of one chromosome. In pachytene we get to see recombination nodule. Recombination nodule are nodule-like structures, and they are the process is mediated by the enzyme recombinase. Recombinase in itself is a complex enzyme, और इसके अंदर काफी सारे से enzymes होते हैं. Recombinase is not a single enzyme, it is a combination of many enzymes. Okay? तो recombination nodule में होता क्या है? Now ये तो एक मिनट, paired up homologous paired up structure है with the protein in between them, जिसने सारे के सारे क्रोमैटिड्स को बिल्कुल पास पास घेरा हुआ है। अब पास पास घेरा हुआ है, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है, इफ यू सी ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ साइड्स पे। क्लियर? और जहां जहां पे ये क्रॉस ओवर कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पे होता क्या है?
एक ये वाला डीए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरा ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये फिर इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट step. This gives rise to genetic variation across the generations naturally. ये अगर नहीं हो तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, फिर हम सब के सब जो है अपने पेरेंटल ग्रैंड 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 पेरेंटल के ही कॉपीज बनते जाएंगे। ओके, दिस brings us gives us the genetic variations, and these genetic variations are responsible for evolution. तो पैकाइटिन वाले स्टेज में होता क्या है, क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिकॉम्बिनेशन, एंड एट those nodules crossing over takes place. Crossing over takes place between non-sister chromatid. Non-sister chromatid जैसे क्या, एक क्रोमैटिड से फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम 1 का हुआ, दूसरा क्रोमोसोम 1' का हुआ। डन। अब आते हैं और अगले स्टेज पे चलते हैं, विच इज डी। अब इस वाले डी में क्या होता है, द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन partially dissolves. You can say that as a result, the synaptonymal complex partially disintegrates. Please try to understand, पूरा पूरी disintegrate या पूरा पूरी dissolve नहीं होता। Why so? अब ये अलग हो चुका है, ये बीच का जो प्रोटीन है वो काफी हद तक हट चुका है। As a result, except at the site of the crossover, बाकी के जो chromatids हैं, they can again make their independent movement. So ये crossing over है, ऊपर नीचे they are free to move. यहाँ पे genetic exchange हो रहा है, तो खुफिया काम। Okay, and that is why partial dissolution, not complete, क्योंकि अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो अभी तक वो क्रॉसिंग ओवर में, तो एक्चुअल सेगमेंट एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। ओके, सो दिस गिव्स, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेपरेट हो चुका है, खाली यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक एक्स शेप देखने को मिलता है, एंड दिस एक्स शेप इज कॉल्ड कायस्माटा। नाउ डिप्लोटिन, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। In many vertebrates, including human, oocyte, oocyte मतलब क्या, जो सेल हमारे अंडे बनाएंगे, यानी इन फीमेल्स, the cells remain arrested at this stage for years. And interestingly, when a female fetus यानी वो मम्मी के वूम में है, तभी उसके ओवरीज में ये जो oocyte होते हैं वो दे एंटर द मियोसिस, दे एंटर टिल दिस स्टेज, और यहीं पे वो सस्पेंडेड होके रह जाते हैं फॉर मेनी इयर्स टिल शी हिट्स प्यूबर्टी। और फिर वहां से डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो मियोसिस कंप्लीट होता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब डिप्लोटिन के बाद फाइनल इज डायाकाइनेसिस। अब ये डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्माटा, यानी ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो हुआ था इन दोनों के बीच, अब कहते बेटा अब तुम सेपरेट हो जाओ, जिसने जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना था वो अब अलग अलग होके अपने अलग अलग रिस्पेक्टिव जगह पे चले जाओ। As a result, after this stage, the chromosomes that we see will look something like this. Okay, यहाँ पे segments exchange हो गए हैं and chiasmata is terminalized.
So this diakinesis marks the end of prophase 1 of meiosis 1. Now अब तक जो ये सारे के सारे stages हो रहे थे, they were all occurring inside the nucleus. तो न्यूक्लियस में try to understand the difference between mitosis and meiosis, कि यहीं पे रिडक्शन कैसे हो जा रहा है. अगर ये माइटोसिस होता तो 6 के 6 क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते, लेकिन मियोसिस में होता क्या है, इन 6 के 6 क्रोमोसोम्स को अलग अलग नहीं रखा जा रहा है इन द मियोसिस 1. इन 6 के 6 क्रोमोसोम्स को कह दिया जा रहा है कि आप पेयर फॉर्म कर लो, और जैसे ये पेयर फॉर्म करते हैं दे विल बी काउंटेड एज वन एंटिटी, तो इनका नंबर 6 से 3 यहीं पे हो जाता है. So that is the significance of these 5 stages of prophase 1 to bring down the number of chromosome. Clear? Pair up. Pairing up is the actual thing that brings down or that reduces the number of chromosomes. I hope मैं समझा पाई हूं आपको. हाँ, तो कमिंग बैक, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या, वो जो सेंट्रोसोम फॉर्म हुए हैं वो बाहर अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर लेते हैं. सो वी आर डन विथ एवरीथिंग अबाउट प्रोफेज, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन कि अब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है एंड ऑल, जस्ट लाइक माइटोसिस अब वो हो जाता है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ, ओके, जाने से पहले मैं इस LZPDD के लिए अब एक अच्छा वाला निमोनिक दूंगी, एंड इफ यू रिमेंबर इट दैट वे आपको हर स्टेज में क्या क्या हो रहा है वो भी याद रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो स्टेजेस पढ़े हैं, इफ यू वांट टू रिमेंबर देम एज अ निमोनिक एंड ऑल्सो व्हाट दे डू, देन प्लीज रिमेंबर दिस. लॉन्ग, जिप, पेयर, डिपार्ट एंड डिवाइड. लॉन्ग से लिप्टोटिन, क्रोमोसोम्स बिकम लॉन्ग एंड विजिबल. आपको याद रहेगा कि लिप्टोटिन में क्या होता है, कंपैक्शन ही होता है. जिप, जिप से जाइगोटिन. पेयर अप या जिप अप, साइनेप्सिस. पेयर, पैकाइटिन. पेयरिंग अप इज कंप्लीट क्रॉसओवर, बिल्कुल ओके, बहुत ज्यादा प्यार हो गया इनमें. फिर है डिपार्ट. डिपार्ट से डिप्लोटिन, और आपको याद रहेगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम दे बिगिन टू सेपरेट. फिर डिवाइड. डिवाइड से द फाइनल स्टेज डायकाइनेसिस, और डिवाइड से याद रहेगा फाइनल डिवीजन यानी टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा. सो लॉन्ग, जिप, पेयर, डिपार्ट एंड डिवाइड. ये बात अगर आप याद रखेंगे तो मोटा मोटी आपको याद रहेगा कि कौन से स्टेज पे क्या होता है. अगर ये टिप आपको अच्छा लगा हो तो इसी बात पे एक लाइक बनता है, और इसी बात पे प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and share this channel with your friends so that they can also subscribe. Your like and subscription is the reward that I get, and that way I can understand कि मैं जो ये videos बनाती हूँ, ये कोशिश जो करती हूँ समझाने की, वो that is a successful attempt by me. Okay? Now प्रोफेज के बाद मेटाफेज होने वाला है. मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे वी विल स्ट्रेट वे गो कि मेटाफिजिक प्लेट यहाँ का कैसा दिखता है. नाउ दे हैव अरेंज्ड देमसेल्फ इन द स्पिंडल इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट. अब मेटाफेज प्लेट हमें यहां 2 मिल रहे हैं, डबल मेटाफेज प्लेट. कैसे? एक सेंट्रोमेयर इस तरफ है, बिकॉज यहां पे पेयरिंग अप है, तो दिस फॉर्म्स 1 रो ऑफ सेंट्रोमेयर, दिस फॉर्म्स द सेकेंड रो. तो हो गए डबल मेटाफेज प्लेट. नाउ रिमेंबर वी हैड हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 6 क्रोमोसोम्स. अब पेयरिंग अप के वजह से दे हैव बीन रिड्यूस्ड डाउन टू 3 काउंट्स. स्पिंडल फाइबर कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3.
तो यहां पे इट नाउ बिकम्स स्पिंडल फाइबर इज हाफ द नंबर ऑफ chromosome count. Clear? So these are some of the important differences of metaphase 1 from metaphase of mitosis. क्या क्या differences है? Double metaphase row, number of spindle fiber, half the count. अब चलते हैं एनाफेज पे. एनाफेज 1. यहां पे जो स्पिंडल फाइबर्स लगे हुए थे, दे नाउ सेपरेट द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बट नॉट द सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब यहां तक दे वर बाईवैलेंट और दे वर टेट्रैड. अब यहां पे यूनिवैलेंट यानी 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, या यू कैन से डायड. यूनिवैलेंट, डायड. क्लियर? अलग 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 हो रहे हैं. ओके, ये अलग हो रहे हैं. बाय द एंड ऑफ एनाफेज वी कैन सी कि दो पोल्स में ये यूनिवैलेंट या डायड क्रोमोसोम्स अलग अलग हो चुके हैं. नाउ कम द टीलोफेज. अब टीलोफेज, ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज टीलोफेज में होता क्या है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reforms, but ये क्रोमोसोम्स जो है दे डू नॉट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट. क्रोमोसोम्स डू नॉट decondense. Okay, disintegrating, decondense. As a result, क्या टीलोफेज में if you see the individual nuclei, इनका क्रोमोसोम नंबर अब 3 हो गया, इनका भी क्रोमोसोम नंबर 3 हो गया. So do you see how the reduction has taken place? So who's the main hero or villain for causing the reduction? It is the pairing up. अब एक एक न्यूक्लियई में वी हैव यूनिवैलेंट या डायड या 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स. फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है. Cytokinesis gives rise to 2 daughter cells with haploid या half the number of chromosomes. Okay? इस पे अभी एक स्टार लगा के रखिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि साइटोकाइनेसिस के भी 2 तरीके होते हैं. नाउ इसके बाद मियोसिस 2 शुरू होने वाला है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. इंटर मीन्स व्हाट? किसी दो चीज के बीच का. एंड काइनेसिस मीन्स व्हाट? द न्यूक्लियर डिवीजन. तो मियोसिस 2 इज बेसिकली ऑल्सो अनदर न्यूक्लियर डिवीजन. ये बहुत ही एक ब्रीफ पीरियड होता है. यहां पे नो मोर डीएनए रेप्लिकेशन. यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. ओके, सो 3-3 से ही अब शुरू करते हैं. नाउ मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस. तो मियोसिस 2 बिगिंस इन द 2 डॉटर सेल्स विथ 3 क्रोमोसोम्स, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था. प्रोफेज में वही होगा. द मेम्ब्रेन विल डिसइंटीग्रेट, दे विल फर्दर कॉम्पैक्ट एंड द ऑर्गेनेल्स विल डिसअपियर. यहां पे मेटाफेज 2 पे चलते हैं. मेटाफेज 2 में इन ईच सेल देयर इज गोइंग टू बी 1 मेटाफेज प्लेट ओनली. स्पिंडल फाइबर्स विल बी डबल twice the number of 2x the number of chromosomes. ठीक है. फिर इसके बाद दिस इज मेटाफेज 2. सो मेटाफेज 2 के ये फीचर्स सारे के सारे माइटोसिस से मिलते हैं. फिर होगा आपका एनाफेज 2. एनाफेज 2 में अगेन यू विल बी एबल टू सी दिस क्रोमोसोम्स अलग अलग साइड पे
जा रहे हैं. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन सी फाइनली वन क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड. This is the time when the centromere splits. तो मियोसिस 1 में कौन से वाले स्टेज पे हमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट मिलता है? इन एनाफेज 2. नाउ स्टूडेंट्स, ये सब चीजें लिखी तो नहीं है, बट हर चीज को यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दीज पॉइंट्स को मैं अलग से बोल दे रही हूँ. प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम. एमसीक्यूज के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं. तब आपको सब कुछ रिकॉल करके इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या हुआ था क्या नहीं. इसीलिए ये याद रखना कि मियोसिस में, एनाफेज 2 में, वी कैन सी वन क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम. क्लियर? फिर टीलोफेज. Telophase 2 is also like telophase of mitosis. Here the chromatids begin to decondense. बिल्कुल. फिर सारे के सारे organelles reappear, the nuclear membrane forms, and from each daughter cell दो daughter cells और further form होते हैं. After this we have four haploid cells with या 4 gametes. क्लियर? समझ में आ गया? मियोसिस 2. अब मैं आपको ये साइटोकाइनेसिस समझाती हूं. नाउ ये साइटोकाइनेसिस जो है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सक्सेसिव या साइमल्टेनस. सक्सेसिव में क्या होता है? आफ्टर ईच मियोसिस, यानी आफ्टर मियोसिस 1, साइटोकाइनेसिस अकर्स. साइमल्टेनस में क्या होता है? आफ्टर meiosis 1, cytokinesis does not occur. After meiosis 2, cytokinesis occur. यानी simultaneous में क्या होता है? This is the cell. After meiosis 1, we have 2 nuclei. फिर they undergo the meiotic 2 phase, and then we have this structure, and then finally the cell division occurs and it gives rise to 4 individual haploid cells. Clear है? So with this we are done with everything about meiosis. I hope मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर समझा पाई हूं, एक लाइक जरूर बनता है, और एक कमेंट भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं. अगर नहीं समझा पाई हूं, कहाँ नहीं समझा पाई हूं, व्हाट आर द डाउट्स दैट आर स्टिल इन योर माइंड, उसके बारे में भी आप एक बार कह देना. ओके? अब खाली एक ही चीज बचता है, विच इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. नाउ हियर इन योर स्क्रीन मैं तो खाली रीड आउट ही कर देने वाली हूं. Significance of meiosis. It conserves the specific chromosome number of a species across generations, even though it halves the chromosome number in each cycle. यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो पहले हैप्लॉयड गैमेट्स बनाते हैं, एंड बिकॉज गैमेट्स फ्यूज करके नया ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है, दैट इज वाई दे आर एट फर्स्ट हाफ्ड, सो दैट फ्यूजन के बाद फिर से वो नंबर इंटैक्ट रहे. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? लेट्स इमेजिन एन ऑर्गेनिज्म विथ क्रोमोसोम नंबर 2. तो 2 फ्यूज करके नेक्स्ट जनरेशन का क्रोमोसोम नंबर 4 होता. फिर उसके बाद वाले जनरेशन का क्रोमोसोम नंबर 8 होता, और फिर 16 एंड सो ऑन. तो हम शुरू तो करते पहले जनरेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म से, एंड आफ्टर 10 जनरेशन हमको कुछ और ही देखने को मिलता. राइट? Now, coming back to significance. Significance of meiosis is that it increases the genetic variability in a population.
from one generation to next through independent assortment and crossing over. Now यहाँ पे एक बहुत important बात मैं कहना भूल गई. Okay. ये जो क्रोमोसोम्स जब असोर्ट करते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट में, नॉट नेसेसरी कि इनका अरेंजमेंट ऐसा ही हो. अब ये ऐसा हो सकते हैं, क्लियर, इनका अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है या इनका अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है. और फिर यहाँ पे तो जेनेटिक क्रॉसओवर्स हो ही चुका है. सो ये जो असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो मेटाफिजिक 1 पे ही होके क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं. क्लियर? The variation is a key raw material in the process of evolution. So these are where the significance of meiosis. अब कुछ क्विक रिकैप और कुछ पॉइंट्स फॉर रिवीजन आपको बोल दे रही हूँ. एक कंपैरिजन देख लेते हैं माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का. Now students, I am going to read out. If you have the patience, listen to me, or you can just take a screenshot. Mitosis, one division produces two diploid cells identical to the parent, occurs in somatic cells, maintains the chromosome number. Meiosis, two division, 1 and 2, produces 4 haploid daughter cells with genetic variation, occur in germline cells forming gametes, halves the chromosome number. Both begin with single round of DNA replication in the S phase. S phase में एक ही बार में DNA replication हो तो उसके बाद नहीं होता, यानी इंटरकाइनेसिस में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता. Now few points to remember. Average human cell cycle 24 hours, M phase 1 hour, interphase 23 hours. DNA content doubles in the S phase 2C से 4C with no change in chromosome number. Karyokinesis का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. फिर ये कुछ cell plate formation in plants and furrow formation in animals during cytokinesis. अब मैं वापस आ चुकी हूं और आपको फिर से कुछ MCQs करा देती हूं. ओके, now this question on your screen. Interkinesis is the period between G1 and S, S and G2, G2 and M, meiosis 1 and meiosis 2. The correct answer is definitely meiosis 1 and meiosis 2, but students पे कभी कभी confusion होता है. Interphase is different and interkinesis is different. Interphase is the interval between two phases. Interkinesis, kinesis is the word here. Kinesis is the word here. Interkinesis means the interval between two nuclear division. Kinesis always means nuclear. Okay, nuclear का division. Next, when does crossing over occur? Pectine, diplotin, zygotin and diakinesis कौन से वाले phase में होता है? L, Z, P. Okay. Next question. Diakinesis is characterized by, diakinesis is the last stage of prophase. Terminalization of chiasmata, early degeneration of nucleolus, early disappearance of nuclear envelope, all of the above. All of the above actually. सबके दिमाग में सबसे पहले आया होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा ओनली, बट ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है. इसीलिए मैंने कहा था कि डायकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज. टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा तो होता ही है, उसके अलावा न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एट द सेम टाइम. आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ऑप्शन ए ही सिलेक्ट करेंगे इसका. ओके, that is why you need to be very careful.
Meiosis 2 is required to make chromosomes single-stranded, separate chromatids which have become dissimilar due to crossing over, make bivalent chromosomes into univalent chromosomes, complete the process of division. Separate the chromatids which have become dissimilar due to crossing over. Okay, chromosomes अब अलग हो चुके हैं. अब we have a dyad in each of the cell, और वो dyad में से अभी हमें chromatid अलग करने हैं. ये मैं पहले करा चुकी हूं. ओके, ड्यूरिंग मियोसिस 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, ये JKCET 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, हाफ. द करेक्ट आंसर इज हाफ. When the cell has stalled DNA replication, यानी when it has stopped, which checkpoint should be predominantly activated? ये नीट 2016 का है. बाय द वे स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, मैंने आपको चेक पॉइंट्स और प्रोटीन्स के बारे में कहा है. अब एनसीईआरटी के सिलेबस में उन पॉइंट्स को हटा दिया गया है, बट पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में वो था. तो आप कभी भी अगर PYQs करेंगे तो चांसेस आर देयर दैट यू मे कम अक्रॉस दीज टर्म्स, इसीलिए मैं ये समझा देती हूँ. क्लियर? सो योर ऑप्शंस आर G1 और S, G2M&M, G2M-M. And the correct is G2M. याद है मैंने कहा था G2 से M में जाने के लिए ये चेक पॉइंट चेक करता है कि DNA रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं, डैमेज हुआ है कि नहीं, फिर वो M फेज में जाता है. अगर नहीं होता तो उसको वहीं रोक दिया जाता है. क्लियर? ओके, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये नीट 2017 का है, तब ये टर्मिनोलॉजीज आपके सिलेबस में था. एनीवेज देख लेते हैं. Anaphase promoting complex is a protein degrading machinery required for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? Now students, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, because this is a PYQ, आप समझ लीजिए कि मैं you remember मैंने पहले ही कहा था कि सेल साइकिल के हर फेजेस को कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई एंजाइम मेडिएट करता है. ओके, तो यहाँ पे एनाफेज की बात हो रही है, और एनाफेज को कौन संभालता है, हु इज मॉनिटरिंग, उस प्रोटीन की बात हो रही है. सो प्लीज डोंट गेट नर्वस एंड ट्राई टू अप्रोच द क्वेश्चन विद दिस बेसिक फ्लो. योर ऑप्शंस आर chromosome will not condense, chromosome will be fragmented, chromosome will not segregate, recombination of chromosome arms will occur. Now यहाँ पे बात हो रही है माइटोसिस की. माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन का कोई चांस नहीं है. एनाफेज में होता क्या है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड द क्रोमैटिड्स सेपरेट. अब वो प्रोटीन जो इसको मॉनिटर करता है, उसमें डिफेक्ट हो तो क्या होगा, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे. So chromosomes will not segregate, that is the right answer. Segregation means what? Separation. Next question. The stage during which separation of paired homologous chromosome begins is diakinesis, diplotin, pachytin, zygotin. Diplotin. Cells in G0 phase exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend. Oh, this is very interesting. सस्पेंड सेल साइकिल या टर्मिनेट सेल साइकिल. कंफ्यूजन होगा, एग्जिट होगा या सस्पेंड होगा, क्योंकि G0 फेज में सेल्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो वापस, इफ दे नीड टू प्रोलिफरेट, इफ दे नीड टू डिवाइड, दे अगेन कम बैक. राइट? इसीलिए स्टूडेंट में सस्पेंशन और एग्जिट में डिफरेंस और कंफ्यूजन होता है. बट द थिंग इज G0 सेल में जो है, दे हैव exited the cell cycle, suspend नहीं. सेल साइकिल चल रहा होता है. cells are metabolically always active till they die. इससे एक और पॉइंट याद आया, आप बुक में देखेंगे कि खाली लिखा हुआ है कि इंटरफेज में सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव. तो क्या, एंड G0 फेज में द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, तो क्या एम फेज में सेल्स मेटाबोलिकली एक्टिव नहीं रहते?
द आंसर इज एम फेज में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, एटीपी सिंथेसिस हो रहा होता है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वो सब हो रहा होता है। एम फेज में जो नहीं होता दैट इज द बायोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल नहीं होता, नए नए प्रोटीन्स प्रोटीन्स वो सब नहीं बनाते, बट मेटाबॉलिज्म कुछ ना कुछ फॉर्म में चलते रहता है। प्लीज ट्राई to understand the concepts and go through these points, okay? So the question is match the following with respect to meiosis and select the correct option. एक तरफ zygotin, pectitin, diplotin, diakinesis दिया हुआ है, दूसरे तरफ terminalization, chiasmata, crossing over and synapses. Now how will you match? zygotin में होता क्या है? They pair up. तो ए के साथ साइनेप्सिस A4 आप देखिए, A4 ऑप्शन ए ही है, वैसे ये तो करेक्ट होना चाहिए बट इतना भी तुक्का सही नहीं होता, इट बिकम्स रिस्की समटाइम्स। पैकाइटिन में क्या होता है? पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, सो बी शुड बी 3, या यही एक्चुअली ए ही है। डिप्लोटिन में कायस्माटा देखने को मिलता है and diakinesis में terminalization. So C2 and D1. Next question. In mitotic cycle, the correct sequence of phases is G1S G2M, M G1 G2S, G1 G2S M, S G1 G2M. बहुत ही आसान सा सवाल है, नीट 2020 का है। The first option, right? Identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase. Reorganization of cell components take place. Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place, ये तो बिल्कुल ही गलत है। DNA synthesis और replication takes place, ये भी गलत है। So option B is the correct option. Clear? सो स्टूडेंट्स विद दैट आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस चैनल, to this video, subscribe to my channel and share it with your friends. Bye.